नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 का संचयन भाग 2 का तीसरा पाठ, संचयन का तीसरा पाठ टोपी शुक्ला, और उसका आज हम तीसरा भाग, जो इससे पहले हमने 2 भाग पढ़ लिया है, तो आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। तो पहले जो 2 भाग में जो पढ़ा है, इसमें इफन और टोपी की मित्रता के बारे में बताया है। तो टोपी शुक्ला जो पाठ है, राही मासूम रजा ने जो बचपन की बात जो बताई गई है, तो उसमें हमने जो अगले 2 लेसन में पढ़ा है, इफन और टोपी की दोस्ती। टोपी एक ब्राह्मण परिवार में से आए और इफन एक मुसलमान के परिवार में से आए। तो दोनों चौथे दर्जे में पढ़ रहे थे और उसकी मुलाकात में दोस्ती में बदल गई और गहरी मित्रता हो गई। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से गहरे दोस्त बन गए और हमेशा वो दादी माँ के पास, इफन की दादी माँ के पास बैठते हैं और कहानी सुनते हैं। अब दोनों का परिवार, इफन का परिवार जिसमें दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और उसकी छोटी बहन थी, पर सबसे ज़्यादा लगाव था तो टोपी को इफन की दादी माँ से ज़्यादा लगाव था। और दादा की बात कर रहे तो मौलवी थे, इफन की जो अब्बू है वो कलेक्टर थे। अब इफन की दादी के जो बात थी कि पूर्व दिशा की ओर रहने वाली, मतलब पूर्व की रहने वाली, और यहाँ लखनऊ में आई तो भी अपनी पूर्वी बोली बोलती रही। और वहाँ एक जमींदार की बेटी थी, तो दूध दही घी खूब खाए पिए हुए आई थी। और यहाँ अब देखिए टोपी शुक्ला का परिवार है, जो बलभद्र नारायण शुक्ला टोपी का जो पूरा नाम है, और उसकी दादी है, माता पिता और भाई बहन थे। पिता का व्यवसाय अच्छा था, हिंदू परिवार था, ब्राह्मण थे। और अंत में जो टोपी की पिटाई, जिसे हमने देखा कि टोपी इफन के घर गया था और जिसे अम्मा, दादी माँ कहती तोहरी अम्मा क्या कर रही है, तो अम्मा शब्द को पता नहीं चला, बाद में पता चला कि मम्मी। तो वही शब्द उसने एक गोड़ की इडली की तरह रट लिया। और जैसे घर में आते ही जैसे उसे देखा, उस दिन टेबल पर खाना खाने बैठे थे और बैंगन का भुर्ता अच्छा बना हुआ था, तो अम्मी शब्द बोल दिया। उस दिन उसका बहुत ही पिटाई हुई, सबने उसे एक खैर कि पनिशमेंट, और छोटे भाई बहनों ने उसका तमाशा देखा। उसके बाद इफन की दादी का देहांत, जब स्कूल में गए थे, ये पिटाई के बाद दोनों बातचीत कर रहे थे, केले खरीदे थे इफन ने, तब नौकर ने आकर सूचना दी कि दादी माँ का देहांत हो गया। देहांत होने के पहले वो बात कर रहे थे कि तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमारी दादी तुम्हारे घर आ जाए। दादी एक्सचेंज करने की बात कर रहे थे। इफन तैयार नहीं हो, क्योंकि वो मेरे अब्बू की अम्मा भी जो है। अब टोपी थोड़ा समझ गया। तो इस प्रकार दादी माँ से जो लगाव ज़्यादा विशेष था, इसलिए दादी बदलने की बात कर रहे थे। यहाँ पर देखा जाए टोपी को अपनी दादी से जरा सा भी लगाव नहीं था, क्योंकि वो डांटती थी, उसकी भाषा भी बहुत ही कड़क थी। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने आगे पढ़ा। उसके बाद अब देखते हैं आगे की जो पढ़ाई रुकी थी। कलेक्टर की बात आती है तो इफन के परिवार के साथ दोस्ती की बात आती है, तो दोस्ती नहीं करने की बात की थी। अंत में हमने देखा कि कलेक्टर की बदली हो गई और उसके स्थान पर एक डॉक्टर, दूसरा कलेक्टर आया है। उसके 3 बेटे की बात आई, नहीं गड्डू, और जो क्रिकेट खेल रहे थे। और तब बात आती है कि तो हु इज योर फादर, फादर का नाम क्या है, तो भृगु नारायण। ए बिल्लू ने अंपायर को आवाज दी कि अब भृगु नारायण कौन है, एनी ऑफ आवर चपरासीज, कि हमारे जैसे नौकर है। नहीं साहब, अंपायर ने कहा शहर के मशहूर डाकदर है। चपरासी नौकर है, नहीं वो इस शहर के मशहूर ख्यातनाम प्रसिद्ध डॉक्टर। यू मीन डॉक्टर, अबू ने सवाल किया, मतलब कि डॉक्टर है। यस सर। हेड माली भी इतना अंग्रेजी अब सीख गया था, यहाँ पर ही वो हमेशा रहता है, इसको अंग्रेजी थोड़ा आ गया था। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बिल्लू बोला। फिर बेढंगा, ए टोपी अकड़ गया। लुक्स चेहरा उसके जो है इतना बेढंगा। तब वो
टोपी गुस्से में हो गया कि तनी जबनिया, कि तुम्हारी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो, एक थप्पड़ पड़ेगा तो नाचने लगेगा या तो गिर जाएगा। इसी प्रकार अब आमने सामने सवाल होने लगा है। ओ यू, तो बिल्लू ने हाथ चला दिया क्योंकि टोपी ने से कहा है। उसी वक्त पर ही वो तीनों लड़कों में से एक बिल्लू नाम का लड़का है, उसने थप्पड़ लगा दिया, हाथ चला दिया, और उसी वक्त पर ही टोपी लुढ़क गया, गिर गया, और फिर वो गालियां बकता हुआ, क्योंकि वो तीन है उसे पहुंच सकता नहीं है, और गालियां बोलता हुआ बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गए क्योंकि झगड़ा शांत करना है, बीच में आ गए, और डब्बू ने अपनी अल्सेशन को सुस्कारा, पुकारना, बुलाना सुस्कार दिया। अल्सेशन जो कुत्ती एक जाति है, नस्ल है, उसने उसको पुकारा और आते ही टोपी को काट लिया। अब पेट में 7 सुइयां भूकी, क्योंकि कुत्ता जब काटता है तब इंजेक्शन देते हैं, तो 7 सुइयां भूकी गई, और तब टोपी के होश ठिकाने आए। फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया, यानी कि फिर उसके बाद वो कलेक्टर साहब के बंगले की ओर कभी गया नहीं। मतलब जो गया था क्यों? क्योंकि उसका जो पहले से दोस्ती का जो रिश्ता था, नाता था, यानी कि उसके जो पहले वो कलेक्टर साहब के बंगले में रहता था, तो इरफान का परिवार के साथ उसका बहुत ही गहरा रिश्ता हो गया था, इसीलिए वो वहाँ जाता था। पर अब जो तबादला हो गया है तो दूसरे कलेक्टर साहब आ गए हैं और वो तीनों लड़के ने उसके साथ दोस्ती नहीं की, इसलिए अब वो बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वो करे तो क्या करे। एक जीवन में मात्र दोस्त था, वो भी चला गया, घर में भी अकेला है, उसका कोई अपना नहीं है। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता, यानी घर में जो उसका दुख समझने वाले हो तो एक ही है, एक ही मात्र ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी। स्वाभाविक है, बूढ़ी है तो बच्चों के प्रति उसे लगाव होता है, और वो पूरे घर में या टोपी अकेला है तो उसका दुख बांटने का प्रयत्न करती है। तो वो उसी के पल्लू में, आंचल में, गोद में, पल्लू में चला गया, और सीता की छाया में, यानी कि जो नौकरानी की छाया में, छाया यानी कि आश्रय में जाने के बाद उसकी आत्मा छोटी हो गई, बहुत दुख लगा, छोटी हो गई, उसे अकेला हो गया वो। और सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। इसी प्रकार सीता जब इफन चले जाने के बाद टोपी को संभालती है तो दूसरे के जो घर वाले हैं उसे डांटते हैं, तो टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अब यहाँ नौकरानी को भी डांटते हैं और टोपी को भी डांटते हैं। अब दोनों को डांटने हैं तो दोनों अब एक हो गए हैं, और एक दूसरे का जो प्यार है, एक दूसरे का जो दुख है, वो कम करने का प्रयत्न करते हैं। टेक मत किया करो बाबू, सामने जबानियां मत लगाओ, टेंशन मत लो। और एक रात जब मुनि बाबू और भैरव का दास बराबरी, यानी उसको मुझे ये बराबरी करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया, तुम बराबरी मत करो, उसके सामने जबानियां मत लगाओ, क्योंकि भैरव बाबू और मुन्नी बाबू का घर में चलता है, घर में तुम्हारा मान सम्मान इतना नहीं है। बात हुई कि जाड़ों के दिन थे तो ये घटना हुई थी, जाड़ और ठंडी के दिन, बहुत ठंडी हो, तब मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, नया कोट बनाना है, और भैरव के लिए भी नया कोट बना, यानी कि दोनों के लिए नया कपड़ा आया, नया कोट बनाया। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला, मुन्नी बाबू जो उसके बड़ा है, तो स्वाभाविक है कि बड़ा व्यक्ति है, उसके कोई कपड़े है, उसके स्वेटर है, और छोटे को मिलता है कभी कभी। कोट बिल्कुल था तो नहीं आई, फिर भी जो मुन्नी बाबू को या भैरव को पसंद न आया तब तो दिया, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, और फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए ही, यानी कि वो कोट था, स्वेटर था, वो
मुन्नी बाबू के लिए बना था तो उसको ही देना है, और था तो उतरा नहीं, उसने पहना हुआ था। टोपी ने वो कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी, एक सीता और दूसरी केतकी के बेटे को दे दिया। अब प्रश्न यह है, स्वेटर अच्छा था, नया था, लेकिन फिर भी नौकरानी के बेटे को दे दिया है, वो चीज वापस तो ले सकते नहीं है, घर की इज्जत और मान सम्मान का प्रश्न है। अब वो खुश हो गया, स्वाभाविक है कि जो गरीब है, पैसे कम है और उसको अच्छा स्वेटर मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा। अब नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली कोई चीज वापस तो ली नहीं जाती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। घर वालों ने निश्चय किया कि अब टोपी वो जाड़ा खाएंगे, जाड़ा मतलब ठंडी, और ठंडी सहन करेंगे, अब उसके लिए कोट आएगा नहीं। तब टोपी गुस्से बोला कि हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे। टोपी ने कहा कि हम जाड़ा बड़ा कुछ नहीं खाएंगे। तब दादी माँ चिल्लाती है, तुम जूते खाओगे, यानी कि सुभद्रा देवी दादी है, तू क्या भात खाने की बात कर रहा है? भात क्या, तुम्हें तो जूते मिलेंगे, मेथी पाक मिलेगा। तब सामने जबान लगाता है कि आपको यह ना मालूम कि जूता खाया जात पहना जात है, कि आपको इतना भी मालूम नहीं है, इतना पता नहीं है कि जूता वो खाया नहीं जा सकता है, जूता वो पहना जाता है। तो दादी से बदतमीजी, सामने बोलना, जबान लगाना करते हो। मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा, मुन्नी बाबू गुस्से हो गए और बोला कि अब दादी माँ से जबान लगाते हो, गुस्से हो गए तो क्या हम उसकी पूजा करें? तो क्या मैं दादी माँ की पूजा करूं? मुझे कैसे कह रही है कि जाड़ा खाए? मैं जाड़ा वाड़ा कुछ नहीं खाऊंगा, मैं तो भात खाऊंगा। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। आसमान सिर पर उठाना बहुत ही गुस्सा करना मुहावरा है। तब राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अब छोटी छोटी बातों पर बेचारे टोपी का हाल बहुत बुरा हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ भी टोपी की पिटाई होनी शुरू हो गई। अब तू 10वां में पहुंच गया बाढ़। अब ये देखते हैं, अब सीता उसके बाद जब उसे ले जाती है, सीता जिसके आंचल में उसको शांति मिलती है, वो तब कहते हैं, समझाते हैं कि तू 10वां में पहुंच गया है बाढ़ बेटा, अब तुम 10वीं कक्षा में पहुंच गया है। सीता ने कहा, तुम्हें दादी से टकराव, बदतमीजी, जबान लगाना कहते ना चाहिए कि दादी से टकराव करना नहीं चाहिए, दादी से बदतमीजी करना नहीं चाहिए। किन्हू तोहर दादी बारीन, मतलब कि तू ये तो तुम्हारी दादी माँ बड़ी है, किनो क्योंकि ये तुम्हारी दादी माँ, तुम्हारी दादी माँ बड़ीन है। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वो 10वीं में पहुंच गया है। वो 10वीं में पहुंच गया है, परंतु 9वीं कक्षा में उसे कितना संकट झेलना पड़ा ये तो सिर्फ टोपी जानता है। क्योंकि दूसरों को कहना हमें आसान लगता है, पर हमें काम करना है तो मुश्किल लगता है। परंतु ये बात इतनी आसान नहीं थी कि 10वीं में पहुंचना। 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। मुहावरा है पापड़ बेलना, बहुत ही कष्ट झेलना, बहुत ही मेहनत करना, बहुत ही परेशानी या संकट का सामना करना पड़ा। तो 2 साल तो वह फेल ही हुआ। टोपी फेल होने का कारण भी है, दिया है, ऐसा नहीं कि बोधू है। 2 साल फेल हुआ। 9वें में तो वो सन 49 में ही पहुंच गया था, 49 में, परंतु 10वीं में वो सन 52 में पहुंच सका। यानी कि 2 बार फेल होना, यानी कि एक ही कक्षा में 3 साल लगाना। अब जब वो पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए। अब ये बराबरी होती है, 10वीं कक्षा में बड़ा है इंटरमीडिएट। स्वाभाविक है, घर में जिसका मान न हो वो फेल हो, जिसका मान हो वो पास हो जाए, फर्स्ट आए। तो फिर जो फेल होने का हाल क्या होता है, फर्स्ट आए। और भैरव 6ठे में दोनों अच्छे रिजल्ट से पास हुए। अब सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया
जबान की नोक मोहर है, सभी ने उसे मान सम्मान दिया, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, सभी उसकी वाह वाह करते हैं। वह बहुत रोया, उस दिन टोपी को बहुत रोना आया। बात यह नहीं थी कि वो गाउदी, बोदा, भद्दू या मूर्ख था, यानी कि वो मूर्ख नहीं था, पर उसके साथ व्यवहार ऐसा हुआ। वो काफी तेज था, पढ़ाई में होशियार था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था, क्योंकि जिसका मानना हो सब उसी काम चिंते हैं। और जब भी पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू को कोई ना कोई काम निकल आता था, या तो राम दुलारी कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती थी कि जो नौकरों से भी मंगवाई जा सकती थी, पर राम दुलारी भी ऐसी करती द माँ कि जो चीज़ हम नौकरों से मंगवाते हैं या मंगवा जा सकती है वो नौकर को नहीं कहते थे और टोपी के द्वारा ही मंगवाते थे, इसलिए बेचारा वो पढ़ नहीं सकते थे। तो ये सब कुछ न होता, मतलब इस तरह बात नहीं होती, तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों की हवाई जहाज उड़ा डाले। मुन्नी बाबू, राम दुलारी और भैरव तीनों ने परेशान किया है, कॉपी फाड़ दिया है, कोई ना कोई काम जिंदा है। तो इस प्रकार फेल हो गया। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, ताव, बुखार हो गया, टाइफाइड। तीसरे साल वो 3rd डिवीजन में पास हो गया, 3rd क्लास में, और वो 3rd डिवीजन कलंक, धब्बा, कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया, कलंक लग गया। 3rd पास हुआ, वो भी 3rd डिवीजन से पास हुआ। कहते ना, एक तो मान पास हुआ और वो भी 3rd डिवीजन से। तो इस प्रकार वो बहुत ही परेशान हो गए, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या किया, उसे परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो सन 49 में वो अपने साथियों के साथ था, वो फेल हो गया, साथी आगे निकल गए और वह रह गया। और सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं में थे। छोटे बच्चों के साथ बैठना है तो मास्टर जी बहुत ही एग्जाम्पल देते हैं। तो पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। फेल होकर दूसरी बार इसी कक्षा में बैठना बहुत ही मुश्किल काम है। कभी वे टीचर उसे डांटते हैं, कभी अन्य बच्चों को उसका एग्जाम्पल देते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल काम है। अब उनके दोस्त सभी 10वीं में पहुंच गए थे, वो उन्हीं से मिलता और उन्हीं के साथ ही खेलता, क्योंकि 8 वाले बच्चों के साथ दोस्ती नहीं हुई थी अभी, और अपने साथ होने जाने वाले में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। और जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब सा लगता है, क्योंकि साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे सब छोटे हैं, वो अकेला ही था पिछले साल वाले, अजीब सा अलग विचित्र लगता था। उस पर सितम ये हुआ, अत्याचार ये हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी, शिक्षक समझाते तो उसकी मिसाल देते, मिसाल, एग्जाम्पल, उदाहरण देते, पढ़ो नहीं तो बलभद्र की तरह इसी क्लास में बैठना पड़ेगा, फेल हो जाओगे। क्या मतलब है शाम अवतार या मोहम्मद अली का? बलभद्र की तरह इस दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? पढ़ो, क्या चाहते हो तुम? क्या मतलब है कि तुम्हें भी नहीं सीखना है, नहीं पढ़ना है? उसी प्रकार इसका एग्जाम्पल देते हैं। और यह सुनकर सारा दर्जा, पूरी कक्षा हंस पड़ती है। और हंसने वाले वे होते हैं जो पिछले साल 8वीं में थे, यानी कि 7वीं 8वीं कक्षा पास होकर 9वीं कक्षा में आए हैं, लेकिन बलभद्र यानी कि टोपी वो फेल हुए। बेचारे उसके एग्जाम्पल देते थे और सभी हंसते थे। वो किसी न किसी तरह साल को झेल गया ना, सहन कर लेना, परंतु मतलब किसी प्रकार भी धीरे धीरे करके अब ठीक हो जाएगा ये सोचकर वो क्लास सहन कर गए। परंतु सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में बैठना पड़ा, तो वह बिल्कुल गिल्ली मिट्टी का लौदा, यानी जैसे माटी का पिंड हो, ढेप हो गए ना, क्योंकि बोल सकता नहीं है। कोई आंसर पूछे, उच्चार करता है, टीचर तो उसे पूछते नहीं है, बेचारा एकदम माटी का पिंड जैसा बन गया। क्योंकि अब तो 10वीं में भी कोई उसका दोस्त, कोई उसके साथी, उसका दोस्त नहीं रह गया। और 8वें वाले दर्जे में
10वीं में चले गए थे, अब 7वें वाले उसके साथ आ गए और उनके बीच में वो अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता, उम्र बढ़ गई, बहुत बूढ़ा जैसे लग रहा है। वो अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया, अब घर में भी अकेला है, स्कूल में भी अकेला हो गया। और मास्टर ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, नोटिस लेना उसके ध्यान, प्रश्न पूछ रहे, जब हाथ ऊंचा कर रहे तो भी कोई शिक्षक उसे प्रश्न पूछ रहे नहीं पूछ रहे, कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वो भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, अपमान किया उसका, कि 3 बरस से ही किताब पढ़ रहे हो, 3 साल हो गए यही पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे प्रश्न के जवाब ज़बानी मुंह से याद हो गए। इन लोगों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान मतलब परीक्षा देना है, तुमसे 5 साल पूछ लूँगा, तुम्हारा भाई क्या है, पिछले साल तो पूछ लूँगा, तुम फिर से फेल होने वाले हो, इसी कक्षा में पढ़ोगे। अब काटो तो बदन में खून नहीं, बेचारा क्या बुरा हाल कर रहे हैं शिक्षक, और इसी प्रकार का भी बुरा हाल नहीं होना चाहिए। अब टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली सी दौड़ गई, चेहरा काला है पर गुस्से की लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर जोर से हंसते हैं, हंस पड़े और बिल्कुल मर गया। कितना अपमान हो रहा है, अपमान सहन हो सका। जब वो पहली बार 9वीं कक्षा में आया था तो वह भी उन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था, लेकिन अब बड़ा हो गया। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा, कटाक्स, क्लास का होशियार बच्चा है, तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा मुहावरा है, बहुत गुस्सा होना। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, होशियार लड़का था और मॉनिटर भी था, क्लास का मॉनिटर हेड। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर सफरुद्दीन का बेटा था, शहर के नामचीन डॉक्टर सफरुद्दीन का बेटा था। उसने कहा कि बलभद्र, अबे तो हम लोग में क्या घुसता है, अरे भाई तू हम लोगों के बीच में क्यों घुसता है, एडट यानी कि 8 कक्षा एडट वाले से दोस्ती कर, तुम 8 वाले बच्चे हैं उसे दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, हम लोग तो 9th के पास होकर 10वीं कक्षा में चले जाएंगे, बाकी तुम्हें तो इन सब लोगों के साथ रहना होगा, इसलिए तुम 9th के साथ क्यों, 8 वालों से दोस्ती कर, तुम्हें उनके साथ ही रहना है। अब यह बात टोपी के दिल की आर पार हो गई, आर पार हो जाना बहुत दुख होना, और उसे कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, अब उसे पास होना है, किसी भी प्रकार मेहनत करना है और इसी साल मेहनत करके 9वीं कक्षा से पास होकर 10वीं में पहुंच जाना है। परंतु बीच में चुनाव आ गया, अब क्या करें। डॉक्टर भृगु नारायण नीलचल वाले खड़े हो गए चुनाव लड़ने के लिए। अब जिस घर में चुनाव के लिए कोई व्यक्ति खड़ा हो और उसी घर का पढ़ने का वातावरण बिल्कुल रहेगा नहीं। जब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो उसे कोई पढ़ लिख कैसे सकता है, लोगों की आवन जावन चलता है, काम होता है सब। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त होना यानी कि चुनाव के लिए डिपॉजिट भरनी पड़ती है, और जो उचित मात्रा में सरकार का नियम होता है कि इतने प्रतिशत वोट मत मिलना चाहिए, अगर वो मत नहीं मिलता है तो जमानत जब्त हो जाती है, मतलब हार जाते हैं। तब घर में थोड़ा जरा सा सन्नाटा, शांति, हारा, बिल्कुल बुरी तरह हार गए, इसलिए घर में सन्नाटा हुआ। और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है, अब तक तो परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ गई थी। वो पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बंद, यानी बुरी नजर से बचाए, रत्ता रची है। तीसरे दर्जे में पास तो हो गए,
ऐसा कटाक्ष नहीं करना है। भले पास हुआ पर उसी की मुसीबत का भी हमें ध्यान रखना है, संकट का भी ध्यान रखना है कि बेचारे के क्या हाल था, घर में उसकी कोई मदद नहीं कर रहे थे। पढ़ाई में मदद करें या ना करें, पर उसे डिस्टर्ब तो ना करें। पढ़ने बैठता है, दूसरे कोई काम सौंपते हैं, क्यों? पढ़ने दो। मतलब उसी प्रकार का घर में जो माहौल हो तब कोई भी बच्चा पढ़ नहीं सकता है और उसका जो माइंड है वो बहुत ही बिगड़ने का चांस रहता है। इसलिए ऐसे बच्चों की थोड़ी हमें सहायता करनी पड़ती है और तब वो पढ़ाई में आगे आ सकता है। तो यहाँ पर इरफान और टॉपिका ने जो जीवन परिचय देखा है, दोनों का बचपन देखा है, बाल सहज देखी है। अब हम आगे ये पाठ पूरा करते हैं और इसके जो सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपको सभी फेसबुक में लिखना है। तो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन देख लेते हैं। इरफान टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? जो पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रश्न आंसर देख लेते हैं कि इरफान और टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इरफान के साथ ही हुई थी। दोस्ती भी ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे के दर्द समझते थे, दुख दर्द को बांटते थे, महसूस करते थे। और टोपी का इरफान के साथ इतना गहरा रिश्ता था, गहरी मित्रता थी। इरफान के जाने के बाद टोपी सदा उदास रहता था, अकेला हो गया है। इसलिए टोपी की कहानी है, उसमें इरफान के घर जाना बहुत जरूरी है, इरफान का पात्र बहुत जरूरी है। इरफान के घर से भी टोपी को जो संस्कार मिले उसे भी कभी वो भूल सकता नहीं है। दूसरा है, इरफान की दादी अपने पियर क्यों जाना चाहती थी? यहाँ जमींदार की बेटी थी और यहाँ ससुराल में उसे दही दूध नहीं मिलता था। तो इरफान की दादी एक जमींदार की बेटी थी, उस घर में उसे हर तरह की आज़ादी थी। अपने पियर में घर में घी दही की कमी नहीं थी। लखनऊ में उसे ये सब नसीब नहीं हुआ, क्योंकि एक मौलवी के घर में शादी करके आई थी। तो मौलवी के घर में ऐसा कहाँ नसीब होता है। तो यहाँ उसे मौलवी बनकर रहना पड़ता था और अपनी बोली पर भी नियंत्रण करना पड़ता था। इन्हीं सब कारणों से वह पियर जाना चाहती थी। उसे अपने पियर की भाषा अपने बोलकर रखी थी। इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकी? तो यहाँ दादा मौलवी थे और भला घर में गाना बजाना मौलवी के घर में नहीं होता था। यही कारण से वो गाना बजाना उसे इच्छा पूरी नहीं हुई। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई जब सब खाने टेबल पर बैठे हुए थे और इरफान के घर से अम्मी शब्द सीखकर टोपी आया था। तो टोपी शुक्ला ने जब इरफान के घर में माँ को अम्मी कहना सीखा, अम्मी शब्दों से अच्छा लगा। एक दिन खाने के मेज पर उसने माँ को अम्मी कह दिया तो सभी के हाथ रुक गए। पता चलने पर उस पर दबाव डाला गया कि वो इरफान के घर न जाए और उस दिन टोपी की बहुत ही पिटाई हुई, बहुत बुरा हाल हुआ। तब उदास होकर वो फिर स्कूल आए और तब सारी बातें उसने इरफान को बताई। पांचवा है, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्वपूर्ण रखता है? जो नौकरी में तबादला, टोपी के जीवन में 10 अक्टूबर सन 45 का दिन खास महत्व रखता है। इसी दिन उसका सबसे प्यारा दोस्त इरफान इससे बिछड़ गया। इरफान के पिता की बदली हो गई थी और वे परिवार सहित सपरिवार मुरादाबाद चले गए। परिणाम स्वरूप टोपी अकेला ही और उदास हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही? दादी माँ का स्वभाव। टोपी को अपनी दादी कतई अच्छी नहीं लगती थी, कभी भी पसंद नहीं थी और इरफान की दादी माँ हमेशा उसे अच्छी लगती थी। इसलिए वो हमेशा उसे डांटती रहती थी, कभी प्यार नहीं करती थी। उसे इरफान की दादी बहुत अच्छी लगती थी, वो उसे प्यार करती थी, कहानियाँ सुनाती थी। उनकी बोली टोपी को बहुत ही अच्छी लगती थी। वो अक्सर उसके पास जाकर अपनापन पाता था, इसलिए उसे इरफान की दादी से बदलने की बात कही। इरफान से अपनी दादी को हम बदल लेते हैं। इरफान को अपनी दादी से ज्यादा प्यार क्यों था? सब एक दादी में सब सुना दी कहानी थी। तो पूरे घर में एक दादी थी जो इरफान को बेहद प्यार करती थी। उसमें चारों बताया था, उसे कभी इरफान को डांटा नहीं था। वो उसे रात को अनेक प्राचीन कहानियां सुनाती थी। उसे दादी की बोली अच्छी लगती थी।
उसे अब्बू, अम्मी व बाजी सभी डांट देते थे, मगर दादी से उसे हमेशा प्यार मिलता रहा। यही कारण है उसे कि दादी माँ से हमेशा विशेष स्नेह रहा, लगाव रहा, प्यार रहा। 8. इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगने लगा? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्यार करने वाली दादी माँ ही न रहे, स्वाभाविक है। तो इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा लगा, क्योंकि घर में दादी के अलावा कोई नहीं था जो उसका दर्द समझ सकता हो, उसका दुख बांट सके। और इरफान की दादी भी अपने घर में अपने को अकेला समझती थी, उधर टोपी भी, क्योंकि जो वहाँ की भाषा पूरी बोलती थी, उधर टोपी भी अपने घर में अकेलापन महसूस करता था। जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे का एकांत समाप्त कर दिया, अकेलापन समाप्त कर दिया। टोपी को उसका नाम तक मालूम नहीं था, कभी उसके हाथ में कुछ खाया पिया नहीं, मगर दोनों में एक अटूट संबंध था। जैसे वो घटना आई थी कि कुछ घर का नहीं खाते थे, एक फल खाता था, इसलिए उसने केला खरीदा था। तो यही कारण था कि टोपी को दादी से देहांत के बाद इरफान का घर खाली सा लगने लगा है। टोपी और इरफान की दादी अलग मजहब और जाति के थे, पर अनजान अटूट रिश्ते से, यानी मुसलमान और हिंदू। फिर भी हम अनजान जो प्यार का रिश्ता है उससे बनते हैं। तो टोपी और इरफान की दादी अलग अलग जाति और मजहब धर्म के थे, मगर दोनों अटूट रिश्ते से बंधे थे। वो प्यार का रिश्ता था, प्यार का बंधन था, और किसी जाति और धर्म को नहीं मानता, क्योंकि प्रेम, स्नेह, वात्सल्य कोई जाति कोई धर्म का बंधन नहीं होता उसे। जब दिल से दिल मिलता है तो जाति और धर्म बेईमान हो जाते हैं। और दादी ने टोपी के दिल को पहचाना और टोपी ने दादी के प्यार को माना। इस प्रकार दोनों में एक पाक पवित्र साफ रिश्ता बन गया। और इरफान की दादी के अंचल में टोपी अपना अकेलापन भूल जाता था और दादी को भी टोपी के साथ अपनेपन का एहसास होता था। 10वां क्वेश्चन 3 है, तो फेल होने का कारण है कि ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने का क्या कारण था? क्योंकि टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, तो उसमें अलग अलग प्रश्न है। एक तो ज़हीन मतलब होशियार था, तो उसमें 2 कारण थे कि टोपी होशियार होने के बाद भी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। इसके 2 कारण थे। पहले तो साल वो पढ़ नहीं पाया, क्योंकि घर के सदस्यों से अपने अपने काम करवाते थे, काम में भेज देते थे। और छोटा भाई भैरव उसकी कापियाँ फाड़ देता था। और दूसरे साल उसे टाइफॉइड भयंकर बीमारी ताव हो गया था, इसलिए वो पढ़ नहीं पाया। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी का किन भावनात्मक चुनौतियाँ शिक्षक के द्वारा, बच्चों के द्वारा चुनौती मिलती थी, सामना करना पड़ा। तो भावनात्मक यानी कि सब व्यंग्य कटाक्ष करते थे, उसे सब सुनना पड़ता था। तो ये भावनात्मक परेशानियां उठानी पड़ी। कक्षा में कोई उसका दोस्त न बन सका जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सकता है। मास्टर जी बात पर दूसरे छात्रों को उसका उदाहरण देते थे। कक्षा के दूसरे छात्र उसकी उपहास मस्करी करते थे। तो मास्टर जी जब उसका मजाक उड़ाते तो कक्षा के साथ छात्र है विद्यार्थी हंसते थे। वो इतना शर्माता था उनकी गर्दन ऊपर न उठ सकती थी, बहुत ही शर्मनाक परेशानी होती थी। तो यही टोपी की तीसरा जो है कि भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। हमें अपने भाव या तो अपनी इच्छाएं, अपने विचार प्रकट करना है। तो टोपी को जिस तरह भावनात्मक परेशानियां उठानी पड़ी, उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था की कई कमजोरियां उजागर होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी छात्र का इस प्रकार मजाक नहीं करना चाहिए। और छात्र की वार्षिक आकलन जांचना करते समय उसके पिछले वर्षों के परिणामों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये छात्र है, क्योंकि कोई भी छात्र पिछले वर्षों में अच्छा परिणाम लाता है और किसी कारणवश इस वर्ष परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न कर पाया तो उसे अनुत्तीर्ण नहीं बल्कि पिछले परिणामों के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया जाए। और अध्यापक को चाहिए कि वे छात्रों की भावनात्मक परेशानियों को ध्यान रखे और किसी छात्र को मजाक का पात्र न बनाए। इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? सरकारी। तो इरफान की दादी पूर्व में किसी जगह की रहने वाली थी। वो तो ब्याह कर लखनऊ आ गई थी, मगर
विभाजन के समय उसके मायके के लोग अपना घर छोड़कर पाकिस्तान चले गए और पीछे बच्चा उसका घर लावारिस हो गया, अतः वह कस्टडी में चला गया, यानी सरकारी हस्तक हो गया, सरकारी बंगला हो गया। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको पढ़ लेना है। प्रश्न है कि टोपी शुक्ला पाठ के कथानक का उल्लेख करते हुए बताइए कि नाम के चक्कर में मोहम्मद और कृष्ण चक्कर में क्या क्या हो जाता है, इस बात से क्या घपला होता है, आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, बराबर। तो ये प्रश्न आपको पढ़ना है, इसे प्रश्न 3 मार्क में पूछ सकते हैं। हिंदू मुस्लिम विचारधारा पर लेखक के क्या विचार है? भाई भाई की बात आती पढ़ाया तब, अगर भाई भाई है तो कहने की क्या जरूरत है ही। तो हिंदू मुसलमान भाई भाई है, उसका ढंढेरा पीटना जरूरी नहीं है। तीसरा, इरफान की दादी के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इरफान की दादी माँ किस प्रकार है, जो ब्याह करके आई थी, उसकी क्या शौक था, मौलवी बनकर रहना, नमाज पढ़ती थी और यात्रा भी करती थी, 5 वक्त नमाज पढ़ना। घर वालों के मना करने के बाद भी टोपी का अलगाव इरफान के घर वालों उसकी गादी से क्यों न था? क्यों मना करने के बाद भी वो क्यों नहीं मानता था? तो बाहरी जो प्रेम है स्वाभाविक है, तो उसे लगाव हो गया था, इसलिए वो नहीं मना सकता है, अटूट रिश्ता उसे छोड़ नहीं सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो टोपी शुक्ला जो पाठ यहाँ पूर्ण होता है। ये सभी क्वेश्चन आपको फेसबुक में लिखना है, और कोई भी जो प्रश्न होता है तो फिर डाउट सॉल्व में हम ऑनलाइन क्लास में आते हैं, वहाँ पर इसका जो डाउट सॉल्व हो जाएगा। पहले आप सभी तीनों वीडियो देख लो, फेसबुक में अच्छी तरह से उसका प्रश्न लिख लो, 1-2 बार सब पढ़ लो, टेक्स्ट बुक के चैप्टर सभी पढ़ो। तो ये अंतिम लेसन और यह अंतिम वीडियो, लास्ट वीडियो है, वो अच्छी तरह से आपको देखना है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हम पूरा करते हैं। अस्तु।